बहुत सारे लोग एक बार कोशिश करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, तिबारा कोशिश करते हैं, उसके बाद निराश हो जाते हैं, वो अपनी दिशा बदल देते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? ऐसे लोगों की यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ अपने आप को समझाना है और वही आपके तो उसके बाद एक होता नहीं है कि 19th ऑफ एज में आपका एक ड्रीम पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया पूरा। मेरा एक वही एक था, उसके बाद उसके अलावा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। डॉक्टर विश्वदीपक त्रिपाठी वो यहाँ पे एलबीएस में मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर थे और अभी लास्ट टाइम उनका पीजीटी क्रैक हुआ है और वो इस समय अलीगढ़ धर्म महाविद्यालय में टीचर हैं इस समय। तो वो मेरे को मतलब एक बॉन्ड मेरा उनसे बनता था, मतलब उनकी चीज़ें थोड़ा सा लगती थी कि हाँ 2021 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ नहीं हो पाया। मेरे पूरे फैमिली में अगर पढ़ाई को लेकर के मैं अगर किसी को श्रेय देना चाहूँ तो मेरे बाबा जी हैं, जो कि आज मतलब उनकी आँख की रोशनी नहीं है। वो ये सर्टिफिकेट मेरा देखना चाहते थे, लेकिन अब आज यहाँ पर गोंडा जैसे छोटे शहर में बुक्स वगैरह कहाँ से आपको उपलब्ध होती थी? बुक्स तो शुरुआत में दिक्कत होता था, लखनऊ जाना पड़ता था लेने, लेकिन अभी जब से लाइब्रेरी यहाँ पे अगर सबसे अच्छा इनिशिएटिव किसी ने लिया तो वो कौटिल्या ने लिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मिलते हैं जानकी नगर कॉलोनी गोंडा के निवासी मिस्टर तुषार जौहरी जी से। तुषार जौहरी ने हमारे ज़िले का नाम ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है जेआरएफ क्वालिफाई करके। 2022 कुछ ऐसा रहा कि यहाँ के बहुत सारे छात्रों ने पीसीएस क्वालिफाई किया और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो जेआरएफ ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुषार जौहरी जी ने इसको क्वालिफाई किया है। आइए सीधे हम इन्हीं से मिलते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ इनसे हासिल करते हैं। पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम तुषार जौहरी है, मैं गोंडा जानकी नगर कॉलोनी का निवासी हूँ और मैंने अपना जो एलिमेंट्री स्कूल है, इसको प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं, वो मैंने महर्षि विद्या मंदिर गोंडा से यहीं से किया है। और उसके बाद मैंने हाई स्कूल तक का वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में चला गया, 11th-12th मैंने वहाँ से किया। तो 12th जब मैं कर रहा था तो मेरे में बहुत वो था कि आर्मी में जाना है मेरे को। तो आर्मी की यूनिफॉर्म और उसकी एडवेंचरस लाइफ इट एक्साइटेड मी मोस्ट। तो मेरा फिर मैं 12th करने के बाद मेरे पूरे केंद्रीय विद्यालय में मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी थे बाई चांस। तो उसके बाद मैं देहरादून चला गया। देहरादून में मैंने ग्राउंड ज़ीरो एक डिफेंस इंस्टीट्यूट करके था, क्योंकि मेरी उतनी जानकारी थी नहीं, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, अपनी एनडी की तैयारी की। एनडी एग्ज़ाम मेरा निकला, बट किसी भी मतलब क्या रीज़न था पता नहीं, लेकिन एसएसबी मेरा निकल गया, मतलब नहीं उसमें क्वालिफाई किया। तो बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि नहीं हुआ। अब बहुत लोग उसको निकाल ले लेकिन नहीं हो पाया एसएसबी। तो उसके बाद एक होता नहीं कि 19th ऑफ एज में आपका एक ड्रीम पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया पूरा। मेरा एक वही एक था, उसके बाद उसके अलावा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि आगे क्या करना है। बस एक ही था कि हाँ बस आर्मी जाना है तो आर्मी जाना है। तो उसके बाद फिर मैं गोंडा चला आया और फिर मेरे साथ वो से 6 महीना ऐसा बीता कि क्या करें आगे क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। ऊपर से साल भी वेस्ट होता जा रहा। तो यही मेरे गोंडा में ही एलबीएस पीजी कॉलेज है, वहाँ पे मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। एंड आई डू नॉट हैव एनी मच नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स वॉट एवर आई हैव चॉजन। तो मेरे एक चाचा जी थे, उन्होंने मुझे को सजेस्ट किया कि हाँ तुम हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो और मिलिट्री साइंस ले लो। तो मैंने मिलिट्री साइंस तो 3rd ईयर में फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट आया नहीं। मतलब आर्मी में ही जाना था, मिलिट्री साइंस मैंने ड्रॉप कर दिया। तो फिर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैंने अपना 3rd ईयर उससे किया। और जब 3rd ईयर कर रहा था और मैंने उसी टाइम एनसीसी भी किया था, क्योंकि आर्मी का क्रेज़ मेरे सर से उतरा नहीं था। एनसीसी कर रहा था, एनसीसी भी सर्टिफिकेट किया। कुछ इश्यूज़ हो गए एनसीसी में, तो सी सर्टिफिकेट मैं नहीं पास कर पाया। मतलब कुछ बटालियन से या फिर कुछ एनओ से कह सकते हैं। लेकिन मैंने एनसीसी में बहुत कुछ सीखा। एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से स्क्रूटनी लेवल पे जाकर के पढ़ना है, ये चीज़ मेरे को एनसीसी ने ही सिखाया। उसके बाद हिस्ट्री में इंटरेस्ट मेरा आ चुका था उस समय,
मतलब मेरा ऐसा शुरुआत से कोई प्लान नहीं था कि हिस्ट्री से ही आगे जाना है। हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट आ चुका था कि हाँ ये सब्जेक्ट है जिसको लेकर के कुछ किया जा सकता है। तो ग्रेजुएशन में मेरा ऐसा हुआ कि अब मास्टर्स करना है, और मास्टर्स यहाँ से नहीं करना है, ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। मास्टर्स ऐसा हुआ कि अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, तो मैंने BHU एंट्रेंस दिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दिया, JNU, DU, पुणे यूनिवर्सिटी, टॉप 10 में जितने थे मैंने सबके एंट्रेंस दिए, जो कि कोई भी नॉर्मल सा करेगा ही। तो मेरा BHU में हुआ, लेकिन पेड हो रहा था तो नहीं मैंने एडमिशन लिया। यहाँ पे सीट्स भी नहीं थी और मेन कैंपस भी नहीं मिल रहा था कुछ खास। तो फिर वही चाचा जी ने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर हिंदी बेल्ट में रहोगे BHU में भी या फिर और कहीं एडमिशन लेकर के LU में, तो हिंदी बेल्ट के ही रह जाओगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, चूँकि आपने चाचा जी के बारे में पहले भी कहा, तो मैं चाहता हूँ कि अपने चाचा जी का नाम तो प्लीज़ आप बता ही दें। चाचा जी का नाम क्या है जो आपको जगह जगह पर रास्ता दिखाते रहे? तो मेरे चाचा जी का नाम है डॉक्टर विश्व दीपक त्रिपाठी। वो यहाँ पे LBS में मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर थे, और अभी लास्ट टाइम उनका PGT क्रैक हुआ है, और वो इस समय अलीगढ़ धर्म महाविद्यालय में टीचर हैं इस समय। तो वो मेरे को मतलब एक बॉन्ड मेरा उनसे बनता था, मतलब उनकी चीज़ें थोड़ा सा लगती थी कि हाँ थोड़ा वो अच्छे से मतलब मेरे उम्र पे आकर के समझाते थे, कि ऐसा नहीं कि बड़े और छोटे होकर के, मेरे उम्र पे आकर के समझाते थे कि एक मित्र की तरह से, एक मित्र की तरह, एक मित्र से भी खास, कि ई अगर गोंडा की भाषा में बोलें, ई ना करो ई कह लो। तो उस तरह से तो उन्होंने ही पुणे सजेस्ट किया, तो मैं चुपचाप आंख बंद करके पुणे चला गया। वहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी टीचर जो मुझे अभी तक मिली, डॉक्टर श्रद्धा कुंभोजकर मैम। वो एक टर्निंग पॉइंट टीचर थी मेरे लाइफ में, और मतलब उन्होंने बहुत ही चेंज किया मुझे। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे हिंदी किसी को खास आती नहीं, मेरे को मराठी आती नहीं, क्योंकि वहाँ भी जो यूनिवर्सिटी में एक दूर गांव देहात से बच्चे आते हैं, तो वहाँ भी एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरह से है, तो उनको खास इंग्लिश आती नहीं, ओ हिंदी आती नहीं, मेरे को मराठी आती नहीं, तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन हो तो कैसे हो, तो वो हो इंग्लिश में ही। तो वहाँ भी मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई। और उसके बाद हिस्ट्री में मेरा और आने लग गया कि हाँ अब इसको लेकर के करना है, अब इसको लेकर के करना है। तो फर्स्ट ईयर तो मेरे में था कि यहाँ से ड्रॉप करके JNU जाना है, कि मेरा ये था कि फर्स्ट ईयर यहाँ पे किसी तरह से गुजरे, क्योंकि घर से दूर रहना था, और यहाँ से किस तरह से गुजरे तो JNU में जाऊँ। खैर JNU नहीं हो पाया, दोबारा दिए, नहीं हो पाया JNU। तो फिर हिस्ट्री से ही मेरा वो 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम मैंने 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर 2020 को मेरा पहला UGC का अटैम्प्ट दिया था, ऐसे कि आओ देखते हैं क्या एग्ज़ाम है। दिया, कुछ नहीं हुआ उसमें मेरा, आ गया। फिर ये हो गया था कि हाँ अब नेट JRF करना है, ये एकदम क्लियर हो गया था तब तक, जो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पहली बार हाथ लगी थी, वो मास्टर्स में क्लियर हो गया था फर्स्ट ईयर में कि हाँ अब नेट JRF ही करना है। दोबारा 2021 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा नेट हुआ, नेट क्वालिफाई हुआ, JRF नहीं हो पाया। इस बार जब 2022 में मैंने फिर दिया तो मेरा JRF क्वालिफाई हुआ। बात ये था कि JRF पहले भी हो जाता या फिर क्या पता ना होता, बस UGC की जो पेपर थोड़ा टाल देते हैं, वो जो पेपर जुलाई अगस्त में होने थे वो पेपर अभी अक्टूबर में जाकर के हुए हैं। यही पिछली बार भी हुआ था, तो इससे ये थोड़ा सा मन में आया भी था 2020 में कि नहीं करते हैं, छोड़ो हटाओ। मतलब वो काफ़ी एग्ज़ाम लेंदी होता जा रहा था, और मतलब पूरा उम्र खा रहा था, एक बोले थे मेरी एज ले रहा था वो एग्ज़ाम अब, और एज के आगे भी आगे मेरे प्लानिंग थे कि आगे क्या करना है, तो वो मेरी अब उम्र ले रहा था। और UGC पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार एग्ज़ाम टाल दे, ना कोई नोटिस दे ना कुछ। मतलब इस समय भी 2020 में भी नोटिस आई है, तो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के उन्होंने पेपर टाले हैं जुलाई में, 2022 में भी। तो खैर कोई बात नहीं, जब जिसका लिखा होता है तभी होता है, उससे तो कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा एग्ज़ाम्स में अगर रेगुलरिटी हो तो बच्चे को भी डिप्रेस होने से बचता है। जैसे मेरा ही इस बार हो रहा था कि अगर इस बार नहीं होगा JRF तो मैं ये छोड़ दूंगा। बहुत बार बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी के बाद प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो समय से नहीं होते हैं, टल जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है। बहुत सारे लोग उस दिशा से अलग हट जाते हैं। लेकिन तुषार जी ने
बहुत हिम्मत जुटाई है और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। तो आइए और भी इनसे जानकारी लेते हैं। आपके परसेंटेज कितने रहे? मेरे पहले तो परसेंटेज होते थे, अभी परसेंटाइल होता है जब से शिफ्ट वाइज पेपर होने लगा। शिफ्ट वाइज में क्या होता है कि नॉर्मलाइज कर देते हैं, जितने बच्चे दिए हैं फिर उसमें पहले परसेंटेज आता था कि हाँ यूजीसी अपना परसेंटेज निकालता था कि अगर इतना परसेंटेज आप तक पहुंच गए तो आपका क्वालिफाई। लेकिन अब क्या होता है कि अब जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ध्यान में रख के कुछ नॉर्मलाइजेशन है, जो कि मुझे आज तक अभी तक नहीं समझ में आया कि किस तरह से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल मेरे आए थे 99.21 परसेंटाइल और 98.88 परसेंटाइल पे जेआरएफ हुआ है। वेरी गुड, काफ़ी हाई मार्क्स आए आपके। 99.21 परसेंटेज। पिछली बार भी 0.26 परसेंटाइल से मेरा रह गया था जेआरएफ लास्ट टाइम 2021 में। एक बात और कहना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से करी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? पढ़ाई मतलब लाइफ में अगर मेरे पूरे फैमिली में अगर पढ़ाई को लेकर के मैं अगर किसी को श्रेय देना चाहूँ तो मेरे बाबा जी हैं, जो कि आज मतलब उनकी आँख की रोशनी नहीं है। वो ये सर्टिफिकेट मेरा देखना चाहते थे लेकिन अब आज वो देख नहीं पाए हैं। उनकी आँख की रोशनी जा चुकी है और कान उनका 70% डैमेज है। तो अगर पढ़ाई की बात करें तो सिर्फ मेरे दादाजी हैं जिनको अगर मैं अपने पढ़ाई का श्रेय देना चाहूँगा। तो मतलब मेरी फैमिली में कोई भी ग्रेजुएशन के आगे गया ही नहीं कुछ खास। मेरे पापा उतना कुछ खास पढ़े नहीं हैं। मम्मी मेरी पढ़ना चाह रही थी लेकिन मेरे मतलब जब उनकी शादी हो गई तो फिर यहाँ बोलते ना घर वालों के दबाव में नहीं पढ़ाई उनकी हो पाई। भैया मेरे जान चुके थे कि उनका पढ़ाई में मन है नहीं। भैया जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो जान चुके थे कि मेरा पढ़ाई में मन है नहीं, तो वो अब जॉब करते हैं नोएडा में, नितिन जॉय। आप कुल कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं सिर्फ। 2 भाई हैं। और बहन आपकी? बहन नहीं है, कजिन्स है हमारी। एजुकेशन मेरे फैमिली में उतना कुछ खास रहा नहीं शुरुआत से। वही बोला ना कि ग्रेजुएशन के आगे कोई बढ़ा नहीं, सब ग्रेजुएशन करके ही रह गए। परिवार में ग्रेजुएशन करने के बाद कोई आगे बढ़ नहीं पाया, पर तुषार जी ने पढ़ाई को इस ढंग से आगे बढ़ाया है कि इन्होंने प्रदेश में यूं कह लें कि एक नाम रोशन किया है। और सभी को इसको समझना चाहिए कि अगर आदमी हिम्मत न हारे तो बहुत कुछ कर सकता है, या समय समय पर अगर उसको सही मार्गदर्शन देने वाले मिलें तो भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि इनको दोस्त की तरह से डॉक्टर विश्व दीपक त्रिपाठी जी ने रास्ता दिखाया। फिर यहाँ से जब ये पूना निकल करके गए तो वहाँ पर इन्होंने अपने टीचर की बात करी कि टीचर ने भी कुंभोजकर मैम, डॉक्टर श्रद्धा कुंभोजकर मैम, वो उनको भी मैंने कॉल किया था। वो डिपार्टमेंट में हमारी एचओडी हैं इस समय। वो बहुत ही मतलब मेरी लाइफ में अगर मैंने सबसे अच्छी वोमेन अगर कह लें, अगर मैंने किसी को देखा है लिबरल इंटेलेक्चुअल हर लेवल पे, तो वो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा। क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर देखें, मतलब नॉर्थ क्या ऐसी हिंदी बेल्ट में अगर देखें तो हायर एजुकेशन की तरफ झुकाव उतना नहीं है। मतलब बच्चे जाते हैं लेकिन अगर 100% में बात करें तो 20 से 25%। अब वो भी वही बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स जानते हैं कि हायर एजुकेशन का मतलब क्या है। वरना ज़्यादातर बच्चे हाँ ग्रेजुएशन हुआ अब नौकरी पकड़ो, नौकरी पकड़ो, तुरंत नौकरी पकड़ो। जब आप इस तरह की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर गोंडा जैसे छोटे शहर में बुक्स वगैरह कहाँ से आपको उपलब्ध होती थी? बुक्स तो शुरुआत में दिक्कत होता था, लखनऊ जाना पड़ता था लेने, लेकिन अभी जब से ऑनलाइन शॉपिंग का शुरू हो गया है तो बुक्स आ जाती हैं। नहीं तो हमारे कुछ दोस्त लोग हैं वो क्या नाम है कर देते हैं। बात मैंने कॉल कर दिया कि मेरे कुछ दोस्त राजस्थान में, कुछ दिल्ली में, तो उनसे मैंने अगर किताब मंगाया तो मैंने मंगा लिया। और गोंडा में भी सबसे अच्छी चीज़ ये हुई जब मैं यहाँ भी आया, जब मेरे बाबा जी की तबीयत ख़राब हुई, सबसे अच्छी चीज़ ये कि लाइब्रेरी जो कि लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद सब जगह आपको मिल जाएगी। लाइब्रेरी यहाँ पे अगर सबसे अच्छा इनिशिएटिव किसी ने लिया तो वो कौटिल्या ने लिया कि एक लाइब्रेरी खोला जाए जहाँ पे बच्चे भले इंस्टीट्यूशन में ना आए लेकिन आए हमारे यहाँ बैठ करके एक पीसफुल माहौल उनको मिले, एटमॉस्फेयर मिले, वो अपना बैठ करके पढ़ें। क्योंकि घर पे कैसा होता है कि अगर आपके घर में एक आपका सिंगल रूम भी है,
काम अपने आप निकल ही आएगा घर पे। एक आवाज़ लगी जाएगी कि हाँ बेटा यहाँ आओ, थोड़ा काम है 2 मिनट के लिए। अब वो ठीक है, उनका नहीं दोष दे सकते, लेकिन वो 2 मिनट आपकी पूरी फ्लुएंसी तोड़ देगी। लाइब्रेरी का सबसे अच्छा फ़ायदा है तो कौटिल्या का अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने लाइब्रेरी ऐसा इनिशिएटिव लिया और लाइब्रेरी इन्होंने ओपन की। तो मैंने इनके कौटिल्या में मैं लगभग, मुझे 6 महीने हो रहे हैं लगभग यहाँ बैठते कौटिल्या की लाइब्रेरी में। कौटिल्या कोचिंग सेंटर जो कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज गोंडा के ठीक सामने है। ये एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है जहाँ पर तरह तरह की कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और साथ में इनकी लाइब्रेरी जो है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। दूसरा, स्टाफ भी यहाँ का बहुत सपोर्टिव है। अगर आपको, जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो टीचर्स बहुत ही यहाँ पे मतलब बोले तो लिबरल टाइप के हैं कि हाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं से बताएंगे कि हाँ इसका क्या होगा बेटा, या फिर कहाँ पे इसको पढ़ लो। मतलब कौटिल्या कोचिंग सेंटर के लोगों ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया। मतलब काफ़ी उनका वो रहा है कंट्रीब्यूशन। भाई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो लाइब्रेरी का ही रहा है, क्योंकि अगर लाइब्रेरी ना रहती तो सुबह से लेकर शाम तक इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर मिल ना पाता। ये जेआरएफ आपने जो क्वालिफाई किया है इसके फायदे आपको क्या मिलेंगे? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप रिसर्च करेंगे आगे, इसमें आपको गवर्नमेंट लगभग कितना सहयोग करेगी? देखिए जेआरएफ से क्या होता है कि अब जैसे मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद जेआरएफ जब रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी में, मेरा पीएचडी में एडमिशन जब होगा तो सिर्फ जब बच्चा नेट रहता है तो उसको बार्गेन करना पड़ता है अपने टॉपिक के लिए। अभी भी बार्गेन करना पड़ता है, लेकिन अभी थोड़ी सी लीनियंसी बरत दी जाती है मेंटर्स के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी स्टाफ के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो जब पीएचडी के लिए मैं इनरोल हो जाऊंगा, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मेरे को गाइड अलॉट हो जाएंगे, मेंटर मिल जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फेलोशिप देती है, जो कि इस समय लगभग कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से 32 या 33 हज़ार रुपये है अभी, जहाँ तक मुझे पता है। ये 2 साल तक जेआरएफ की स्कॉलरशिप मंथली मिलती है और उसके बाद 2 साल के बाद आप जब प्रमोट हो जाते हैं, जब अभी जेआरएफ हैं मतलब जूनियर रिसर्च फेलोवर, उसके बाद जब आप एसआरएफ हो जाएंगे सीनियर रिसर्च फेलोवर, तब आपको थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं 5000 या 6000, थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं 37-38,000, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। इनको पहले 33,000 यानी 33,000 रुपये मिलेगा और उसके बाद इनको 2 साल के बाद 38,000 रुपये मिलेगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी ऐसे हम लोग का क्या सीन हो रहा था कि अब हम लोग एनटीए को पकड़ने लग गए थे। लोग कहते हैं कि हाँ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, सब चीज़ ठीक है। अब जब एग्ज़ाम, मेरे हिसाब से अगर जैसे जेआरएफ से एग्ज़ाम कि आपको अपने सब्जेक्ट का एकदम आपको कहते हैं ना कि घोल के पी जाना है आपको अपना सब्जेक्ट। आपको आंसर से जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, नेट और जेआरएफ में ये अंतर है कि नेट में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर दे दो। जेआरएफ में ये हो जाता है कि आप क्वेश्चन पकड़ने लगते हो कि जो संस्था मेरा एग्ज़ाम करा रही है वो संस्था वहाँ से क्वेश्चन बना सकती है कि नहीं। तो और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, लोग समझते हैं कि ज़्यादा देर बैठो, खूब पढ़ो और ये करो। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि डजेंट मैटर हाउ मच आवर्स यू हैव स्पेंट ऑन योर स्टडी, इट मैटर्स हाउ मच यू स्टोर वॉट एवर यू हैव स्पेंट ऑन योर स्टडी। ये इससे नहीं मतलब है कि आप 8 घंटे बैठ रहे हो कि 10 घंटे बैठ रहे हो कि 4 घंटे बैठ रहे हो। इससे मतलब है कि आप जो भी 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे जो भी आप बैठे वो आप स्टोर करके रख पा रहे हो अपने पास कि नहीं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो इन्होंने कहा है कि ये मुद्दा नहीं हो सकता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई, ये मतलब नहीं है। आप उन चीज़ों को स्टोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहा? पढ़ाई का शेड्यूल, जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, मैं सुबह लगभग 7 या 8 बजे आ जाता था, फिर 2-3 घंटे अपना पढ़ के फिर थोड़ा सा घूम लिया, चाय वाय पी लिया, 10-15 मिनट, आधे घंटे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फिर शाम में 5 बजे तक अपना चला, फिर 5 बजे घर जाता था क्योंकि बाबा जी की थोड़ी तबीयत डाउन है तो उनका भी पूरा मतलब जब से उनका आँख की रोशनी गई है, कान उनका थोड़ा डैमेज हुआ है, तब से उनका पूरा
वो आउट ऑफ सेंस हो गए थे बीच में। तो लगभग पेपर के दौरान ये सब भी हुआ था कि उनका पूरा, बाबा जी भी हमारे लगभग डाइपर पे रहते हैं, तो उनका पूरा वॉशरूम सब चीज़ करना ये सब भी देखना रहता था। तो बाबा जी का दवाई, उनकी एक्सरसाइज सब चीज़ कराना। बाबा जी की पूरी देख रेख इन्हीं के द्वारा की जाती है। और देखिए कैसे इन्होंने बताया कि बाबा जी की सेवा करते करते इन्होंने जेआरएफ को क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोग जो खाली पढ़ाई में लगे रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ भी काम उनको सौंपा जाए तो उनको बोझा सा लगने लगता है, उनको लगता है कि नहीं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। पर इन्होंने किस तरह से अपने परिवार के साथ, अपने बाबा जी के साथ उनकी सेवा को लेकर के और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए किस तरह से इन्होंने जेआरएफ को क्वालिफाई किया है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बार जब बाबा जी, मतलब हमारे दादाजी का जो तबीयत खराब हुई, तो एक ही चीज़ अपने आप को समझा रहा था कि रुकना तो नहीं है। अगर रुक गए तो जितना बना है उतना गया, तो रुकना नहीं है। और अभी भी यही है कि अभी भी नहीं रुकना है। ऐसा नहीं है कि जेआरएफ कर लिया तो बहुत चीज़ हो गई। जेआरएफ हो गया ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो गया इंसान, सोच सकता है, थोड़ा सा फ्री माइंड हो करके अपने आप को सोच सकता है कि आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन रुक जाना मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। इसीलिए हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपको यही सिखाती है, जो मुझे पुणे यूनिवर्सिटी ने सिखाया। कि पुणे यूनिवर्सिटी में मैं देखता था कि मेरे डिपार्टमेंट में कुछ सेमिनार भी होते थे ना, तो 60 एज, मतलब 60 साल के लोग, 70 साल के लोग, वो आते थे अपना पेन कॉपी लेकर के बैठते थे उस सेमिनार में, अपना बातचीत करते थे। यही अंतर है, मतलब वो हायर एजुकेशन को समझते थे। वो आज भी, मैं जब पर्शियन सीख रहा था पुणे यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ, मतलब मेरे बाबा जी की उम्र के लोग भी बैठते थे पर्शियन सीखने। मतलब उनको उस उम्र में भी सीखना था। अब वो पीएचडी होल्डर्स थे, डॉक्टरेट थे, डॉक्टर लोग थे, मेरे साथ बैठते थे, अच्छे अच्छे डिस्कशंस होते थे। तो एक चीज, अगर हम इसको यूं कहें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और हायर एजुकेशन आपको यही सिखाता है। वही तो मैं बोला कि यही क्या हुआ कि ग्रेजुएशन किया, नौकरी लो, नौकरी लो, नौकरी ले लिया, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं लोग। फिर उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि हाँ अभी उनको लगा कि मैं ना हो गया, अब मेरा पढ़ाई से अब काम हो गया, अब आगे काम देखो। उनको वो ये नहीं समझते कि पढ़ाई रोकिए मत। तो वो लोग यही सिखाते थे कि वो लोग डॉक्टरेट हैं, वो अपना स्कूल चलाते हैं, अपना अपना प्रोफेसर हैं, लेकिन फिर भी जिनको पर्शियन नहीं आती थी वो आते थे मेरे साथ बैठ करके पर्शियन सीखते थे। वो एक यूनिवर्सिटी आपको यही सिखाती है कि पढ़ाई उनके, मेरे हिसाब से तो रोकनी कभी भी नहीं चाहिए। आप चाहे, अब आईएएस पीसीएस तो बिल्कुल ही नहीं रोकते हैं, जो लोग बन जाते हैं वो नहीं रोकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मेरा रुक गया, वो चीज़ है, लेकिन वो कभी नहीं रोकते अपनी पढ़ाई। वो एकदम कंटिन्यू रहते हैं अपने पढ़ाई पर। आप अगर सोच लें, मन में ये ठान लें कि हमें आगे बढ़ना है, तो निरंतर आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरी शुभकामना आपके लिए यही है कि आप अभी तो हमारे गोंडा का नाम रोशन किए हैं, प्रदेश का नाम रोशन किए हैं, पूरे देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना आपके लिए। बहुत सारे लोग एक बार कोशिश करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, तिबारा कोशिश करते हैं, उसके बाद निराश हो जाते हैं, वो अपनी दिशा बदल देते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से हो सकता है? ऐसे लोगों की यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ अपने आप को समझाना है, और वही अपने, मतलब कि आपको इस पर काम नहीं करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ये कंपटीशन निकालना है, मुझे ये बनना है। आपको इस चीज़ पे काम ही मत कीजिए। आप बस इस चीज़ पे काम कीजिए कि मुझे अपना स्ट्रगल करना है। अगर मैं कोई एग्ज़ाम को एम कर रहा हूँ कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए अगर मैं 6 आवर अपना डिसाइड कर रहा हूँ, तो आप बस इस पर काम कीजिए कि मुझे 6 आवर डेली देना ही है। डजेंट मैटर, इसे मान लीजिए कि रूमर्स उड़ता है कि दिसंबर में पेपर होना है, तो आप एक अपना डेट सेट कीजिए कि हाँ दिसंबर में पेपर होना है, मेरा पेपर 30 नवंबर को है, मुझे 30 नवंबर को पेपर देने जाना है, उस हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है, डेट कभी भी आए। मेरा तो यही था, क्योंकि 4 बार पेपर टाला गया है, 4 बार पिछली बार पेपर टाला गया था। आपको इस पर काम करना है कि मुझे 6 घंटे डेली देना ही देना है। तो आप उस स्ट्रगल पे काम कीजिए कि मुझे मेहनत पे अपने काम करना है। एग्ज़ाम ठीक है, नहीं होगा, आपको फिर डेली देना ही देना है। आपने आपको ये समझाइए कि मुझे एग्ज़ाम नहीं, मुझे इस पर काम करना है। आपको मैंने मिलवाया,
मिस्टर तुषार जौहरी जी से, जिन्होंने बहुत सारी बातें अपनी रखी और इनकी बातों में आपने सुना कि अगर सही दिशा आदमी पकड़ करके चलेगा तो निश्चित रूप से उसको मंजिल मिलती ही मिलती है। इसीलिए कभी भी किसी को भी निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। आप एक बार में अगर असफल होंगे, दोबारा कोशिश करिए, दोबारा असफल हो जाते हैं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।